नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी। राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे यूपीएससी के डेली एमसीक्यू की। सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। देखिए यह सवाल इसीलिए आया हुआ है, यह आप 3 सेंटेंस पढ़ोगे तो उसके साथ पता चल जाएगा। पहला, इट प्रोवाइडेड फॉर अ मिनिमम ऑफ 1/3 ऑफ सीट एंड ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन्स इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज टू बी रिजर्व फॉर वुमेन। देखिए ये जो पहला लाइन है यह ऐसा कह रहा है कि भैया जो 73rd और 74th हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लेके आए थे उसमें वुमेन के लिए 33% हम रिजर्वेशन का प्रोविज़न किए हुए हैं। और यह एमसीक्यू इसीलिए बनाया हुआ है कि आप सभी को पता होगा कि अभी 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारे देश में पास किया हुआ है। और यह क्या करता है, यह कर रहा है हमारे पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में लोकसभा, साथ साथ हमारे स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वहाँ पे क्या करवा रहा है, वुमेन रिजर्वेशन को प्रोविज़न करवा रहा है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन बनाया हुआ है 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में से। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि पंचायत में और म्यूनिसिपैलिटीज़ में वुमेन को 33% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो ये बात कैसी है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इट प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी और शेड्यूल ट्राइब एसटी बेस्ड ऑन देयर परसेंटेज इन द पॉपुलेशन। देखिए ये बात भी सही है कि जिस कोई भी स्टेट हो वहाँ पे उसको एससी और एसटी के रिगार्डिंग अपने स्टेट में जो पॉपुलेशन है उसके बेस पे क्या करवाना है, रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस भी सही है। तीसरा, इट इनेबल्ड द स्टेट टू रिजर्व सीट फॉर बैकवर्ड क्लास। मतलब कि क्या कह रहा है कि आपको यानी स्टेट को यह हक दिया जा रहा है कि भैया आप अपने स्टेट में जो ओबीसी है वो ओबीसी के लिए आप सीट रिजर्व कर सकते हो। तो उसी के बेस पे एक और करंट अफेयर्स था कि अभी गुजरात में क्या हुआ था, एक जवेरी कमीशन करके एक कमिटी का फॉर्मेशन किया था। कौन सी कमिटी, जवेरी कमेटी। ठीक है, इस जवेरी कमेटी ने क्या कहा है कि गुजरात में ओबीसी को 27% क्या देना है चाहिए, रिजर्वेशन देना चाहिए। किस में, हमारे पंचायत में और म्यूनिसिपैलिटी में। ठीक है, तो इसी के बेस पे भी यह एमसीक्यू बना सकते हैं। साथ ही साथ वुमेन रिजर्वेशन के नाम पे जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसी के बेस पे भी ये सवाल बना सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो तीनों सेंटेंस दिए हैं ये तीनों सेंटेंस कैसे है, सही है। तो हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी सेंटेंसेस आर करेक्ट, तो भैया ऑप्शन सी, ऑल 3 आर करेक्ट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। द लैंडमार्क वुमेन रिजर्वेशन बिल आप सभी को पता है 106 जो है वो क्या करवा रहा है, 1/3 सीट को, जो टोटल सीट हमारी लोकसभा की है साथ ही साथ स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको रिजर्व करवा रहा है। ठीक है, और यह एमसीक्यू काफ़ी टाइम से हम बनाने की सोच रहे थे, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट की एसेंट ना मिल जाए तब तक हमने सोचा कि इसको अभी नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो अभी आपके लिए 106 भी कंपलसरी याद करना जाना है और साथ ही साथ 73 और 74 दोनों आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कब आए थे ये 73rd 74 1992 में आए थे, जिनके लिए वुमेन को 33% रिजर्वेशन दिया था, एससी और एसटी को उनके पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, और ओबीसी के लिए स्टेट प्रोविज़न करवा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग मीथेन। चलिए मीथेन के ऊपर आपको एमसीक्यू बनाया है। अभी क्या हुआ है कि अभी जो मीथेन है हमारे क्लाइमेट चेंज में जो चेंज आ रहा है, क्लाइमेट में जो चेंज आ रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा अपना क्या करवा रहा है, यह कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने FAO ने अभी क्या किया है, अभी एक रिपोर्ट जारी किया है और उस रिपोर्ट के बेस पे उन्होंने बताया है कि भैया मीथेन कितना खतरनाक है। तो मीथेन इतना खतरनाक है तो हम क्या करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं मीथेन जहाँ से भी सोर्स है, जहाँ से भी उसका प्रोडक्शन हो रहा है हम उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। वी आर
सपोर्टिंग द सोर्स ऑफ मीथेन, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग हमारे सामने यह एक हाईलाइट हुआ है। कैसे होता है सर जी? देखिए, हम पहला एमसीक्यू पढ़ते हैं, उसके बाद में देखते हैं। पहला, अमोंग रूमिनेंट्स कैटल आर द हाईएस्ट डेली एमिटर्स ऑफ मीथेन। देखिए, यही तो दिक्कत है। क्या है कि जो भी हमारे पशु है, उस पशुओं में जो हमारे कैटल है, गाय हो गए, भैंस हो गया, ठीक है, वगैरह वगैरह, यह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हमारे वर्ल्ड में नॉन वेज खाने की संख्या जितनी बढ़ रही है, तो उसी के रिगार्डिंग कैटल का प्रोडक्शन करना भी बढ़ेगा। और जितना कैटल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, उतना ही हमारा क्या बढ़ेगा, मीथेन बढ़ेगा। और मीथेन बढ़ने के साथ साथ हमारा पॉल्यूशन का लेवल भी ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है। दूसरा, मीथेन इज फ्लेमेबल। यस, ये बात सबको पता है कि मीथेन से हमारे घर में गैस भी हम बना सकते हैं और उससे आगे हम उसमें कुछ खाना भी पका सकते हैं, ठीक है। तीसरा, मीथेन हैज़ मोर देन 200 टाइम्स द वार्मिंग पावर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर द फर्स्ट 20 years ऑफ इट्स लाइफ टाइम इन द एटमोस्फियर, ठीक है। मतलब कि शुरुआत के 20 साल में कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा खतरनाक कौन है? मीथेन है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सर जी इतना ज़्यादा नहीं है, 200 टाइम नहीं है, यह आता है आपके करीब करीब 80 से 100 टाइम, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, डबल कर दिया हुआ है। तो तीसरा सेंटेंस जो है, ये तीसरा सेंटेंस हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 200 टाइम्स नहीं आएगा। चलिए, क्या पूछा है हमें, हाउ मेनी सेंटेंस आर करेक्ट? पहला और दूसरा करेक्ट है, तो ऑप्शन बी जो है यह हमारा सही आंसर आएगा, ठीक है। देखिए क्या हुआ है, तो रिसेंटली एफएओ ने बताया हुआ है अपने रिपोर्ट में कि भैया मीथेन एमिशंस इन लाइवस्टॉक एंड राइस सिस्टम, उनकी वजह से क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंटली क्लाइमेट इम्पैक्ट में हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने ऐसा भी कहा है कि जो हमारे रूमिनेंट और यानी कि लाइव स्टॉक है, जो 32% ऑफ ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक मीथेन एमिशंस में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारे धान के क्या बोलते हैं, फार्मिंग्स होती है, हमारी धान की जो खेती होती है, तो वो उसका भी 8% एमिशंस में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। अगर हम रूमिनेंट्स में देखने जाए तो केटल जो है वो सबसे ज़्यादा एमिनेंट कर रहे हैं, जिनके बाद शीप, गोट और बफेलो आते हैं, ठीक है। तो हमें भी उसी हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, हमारी क्या बोलते हैं फूड चेन में हमें बदलाव लाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा मीथेन को देख लेते हैं। तो मीथेन कैसा है, कार्बन के साथ 4 बॉन्ड जुड़े हैं, किसके, हाइड्रोजन के, ठीक है। देखिए इस हिसाब से मीथेन का फॉर्मेशन बन रहा है, जो कि क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। यह फ्लेमेबल है, सबको पता है फ्लेमेबल है। साथ ही साथ यह कैसा गैस है, इसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, क्योंकि इसके अगर गर्म हो गया, इसको अगर हमने हॉट कर दिया, तो बाद में ये जल्दी से कोल्ड नहीं होता है, ठीक है। एक और चीज़ जो हमारे एमसीक्यू में था कि यह कार्बन डाइऑक्साइड से 80 टाइम ज़्यादा है। हमने क्या किया था, हमने वहाँ पे 200 देखा था, ठीक है। तो 200 गलत है, 80 टाइम यह कैसा है, वार्म है, किससे, पहले 20 साल में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अब उसको कम करने के लिए, टैकल करने के लिए हमने कुछ मीथेन एमिशंस को कम करने के लिए इनिशिएटिव भी लिए हैं। उसका भी नाम एक बार देख लीजिए, हरित धारा, द नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA, नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर निकरा, और भारत स्टेज VI फॉर्म्स। VI का मतलब यह 6 वाले बेजल नॉर्म्स जो हम लेके आए हैं ना, ठीक है, सॉरी बेजल नॉर्म्स नहीं, यह 6 हमारे भारत स्टेज नॉर्म्स है। हमने 5th वाला जो है, वो 5th वाला को क्या किया है, हमने उसको स्किप किया है। याद रखिएगा, हमने भारत स्टेज BS स्टेज जो है, या BS नॉर्म्स में हमने 5th वाला शिफ्ट किया है, और 4th के बाद हम सीधा पहुंच चुके हैं 6 में। चलिए नेक्स्ट MCQ आपके सामने है, काफ़ी आसान सवाल है। क्या लिखा है, R21 यानी कि मैट्रिक्स M वैक्सीन, क्या लिखा है, R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन इज रिलेटेड टू विच डिसीज। चलिए किसके रिगार्डिंग है, तो अभी क्या हुआ है, इसके रिगार्डिंग WHO ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और यह जिनके रिगार्डिंग है उनको हमें वर्ल्ड में से 2030 में तक हमें क्या करना है, उसको एलिमिनेट करना है। इंडिया ने ऐसा प्लानिंग किया है, ठीक है। और एक और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, उसको इंडिया ने टारगेट किया है 2025 तक हटाने का।
चलिए बता दीजिए कि यह क्या है। तो R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन जो है यह है मलेरिया के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? मलेरिया के रिगार्डिंग। ठीक है, इंडिया का प्लानिंग है मलेरिया के रिगार्डिंग 2030 तक खत्म करना, और इंडिया का 2025 तक जो प्लानिंग है यह किसका है? टीबी का है। ठीक है, तो टीबी 2025 और मलेरिया 2030 याद रखना। अब उसी के रिगार्डिंग WHO ने क्या कहा है कि भैया मलेरिया को रोकना है तो उसके लिए R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, सो अपना आंसर ऑप्शन बी आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि WHO हैज़ रिकमेंडेड यूज ऑफ R21 मैट्रिक्स एम वैलेरिया, जिसको किन्होंने डेवलप किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा मिल के बनाया हुआ है। अब एक और चीज़ यहाँ पे पढ़ लीजिए कि यह जो वैक्सीन है यह कैसी है? यह है प्रोप्राइटरी सेपोनियन बेस्ड एडजुवेंट डेवलप किया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए हमारे शरीर में कोई भी पैथोजेंस एंट्री लेते हैं तो हमारे शरीर में जो हमारे शरीर के जो वाइट सेल होते हैं, ठीक है, यह वाइट सेल क्या करते हैं? उसको नष्ट कर देते हैं। अब मान लीजिए जब ये मलेरिया का पैथोजेंस हमारे अंदर आएगा तो वाइट सेल्स अगर इसको टैकल नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? तो होगा यह ज़्यादा हावी हो जाएंगे और हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम पहले से ही ऐसा डमी वाला बना देते हैं कि भैया देखो मलेरिया आया, मलेरिया आया। ठीक है, तो हमारे वाइट सेल को हम पहले से ही उसको मारने की क्या करवा देते हैं? हम उसको ट्रेनिंग दिलवा देते हैं। ऐसा ही कुछ होता है वैक्सीन के। ठीक है, तो इसी के बेस पे यह जो एडजुवेंट है इसी ने बनाया हुआ है कि यह वैक्सीन एनहांस इम्यून सिस्टम बनाती है रिस्पॉन्स टू दैट वैक्सीन। ठीक है, साथ ही साथ इस वैक्सीन को लाइसेंस दिया हुआ है यूज करने के लिए घाना, नाइजीरिया और बुर्किना फासो। चलिए इतना आपको याद रहेगा। नेक्स्ट, DISC, आइडेक्स, इंडक्स, एक्स इम्पैक्ट और स्प्रिंट, दिस ऑल आर इनिशिएटिव अंडर विच सेक्टर? चलिए भैया ऐसे कुछ नाम आपको अभी न्यूज़ में देखने को मिले होंगे। क्या नाम है? डिस्क, आइडेक्स, इंडक्स, एक्स इम्पैक्ट और स्प्रिंट। तो यह सारे इनिशिएटिव क्या एजुकेशन के रिलेटेड है, हेल्थ के रिलेटेड है, डिफेंस के रिलेटेड है या फिर सुपर कंप्यूटर के रिलेटेड है? तो क्या आएगा आंसर? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, डिफेंस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। ठीक है, क्या हुआ है सर जी? तो अभी क्या हुआ है? 2 दिन का एक सेमिनार हो रहा है नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NIIO के द्वारा। ठीक है, वहाँ पे उन लोगों ने यह सारे प्रोसेस किया हुआ है, जिनमें वहाँ पे लॉन्च किया हुआ है 10th डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज DISC 10। ठीक है, वहाँ पे क्या किया जाता है? और वहाँ पे किया जाता है जो भी आपके पास कोई नए प्रोटोटाइप है, समझ लीजिए कि आपको पता है कि सर जी मेरे पास एक बहुत ही क्या बोलते हैं सस्ते दाम में मैं बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए एक मटेरियल तैयार कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाइएगा और वहाँ पे आपको सारी प्रोसेस बताने के बाद वो लोग आपके साथ काम करने में इच्छुक हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही आपको क्या करना है? चैलेंज लेना है और उस चैलेंज के लिए इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के लिए DISC 10 और इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस यानी कि IDX का उन्होंने क्या किया था? एक ऑर्गेनाइज किया हुआ था। और यहाँ पे 2 इंडक्स एक्स चैलेंज भी दिया गया था और उस चैलेंज में क्या करना था? उस चैलेंज में आपको नए नए जो गवर्नमेंट में चैलेंजेस आ रहे हैं डिफेंस के रिलेटेड, उसके लिए आपको कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना रहता है। ठीक है, चलिए लास्ट ईयर अगर हम देखने जाए तो लास्ट ईयर क्या किया था? नेवी ने एक टारगेट सेट किया था जहां पे उन्होंने 75 फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के लिए MSME मिनिस्ट्री के साथ मिलके स्टार्टअप किया हुआ था। ठीक है, अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो सारे कौन से थे, लेकिन आपको ऐसा इंफॉर्मेशन जब भी मेक इन इंडिया या फिर आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, उनके रिगार्डिंग अगर कुछ लिखना है तो सारे सेक्टर में लिखने में डिफेंस के भी आपको काम आना चाहिए। एक और चीज़ याद रखिए कि स्प्रिंट इनिशिएटिव भी उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, जिसका क्या है कि हैव बीन फुल्ली मेट एंड इवन सरपास्ड
इन सम केसेस प्राइमरी टू द स्प्रिंट इनिशिएटिव। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे ऐसे जो हमारे स्टार्टअप्स है, जो एमएसएमई है, उनको स्प्रिंट इनिशिएटिव के द्वारा हमें और आगे बढ़ाना है। चलिए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी हमारे डिफेंस सेक्टर के रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह भी डिफेंस सेक्टर के रिलेटेड ही है। ठीक है सर जी, यहाँ पे तो हमें PIL दिख रहा है, तो भैया ये जो PIL लिखा है इसका मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है। ठीक है, ये PIL अलग है और ये PIL अलग है। इसका PIL का मतलब क्या है, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, मतलब कि हमारा कैसा है, पॉजिटिव लिस्ट है। अब चलिए उनके रिगार्डिंग 3 सेंटेंस देख लेते हैं। पहला, PIL वॉज अर्लियर नाउन एज नेगेटिव इंपोर्टेंट लिस्ट। अब ये नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट देखते हैं। दूसरा, इट इज एम्ड एट इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इन डिफेंस आइटम इक्विपमेंट्स। और तीसरा, आइटम्स इन PIL कैन ओनली बी प्रोड्यूस फ्रॉम डोमेस्टिक डिफेंस PSU। ठीक है, चल अब बताइए कि इन 3 में से कौन सा सेंटेंस, हाउ मेनी सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट बताना है भैया, इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। तो देखते हैं पहला सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है कि यह पहले कैसे नाम से सुना जाता था कि भैया यह नेगेटिव लिस्ट है, किसके लिए, इंपोर्ट करने के लिए। मतलब कि मान लीजिए अगर इंडिया पूरे साल भर में 500 आइटम्स बाहर से इंपोर्ट करता है, ठीक है, तो इंडिया को ऐसा लगा कि भैया ये 500 में से ऐसे 100 आइटम है जो हम इंडिया में ही डोमेस्टिक क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, तो हम इतने आइटम को बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। अब जितना आप इंपोर्ट कम करोगे उतना आपका फॉरेन रिजर्व बचा के रख सकते हो। ठीक है, तो क्या किया इंडिया ने यह 100 लिस्ट बाहर निकाली और बाहर निकाल के साथ ही बोल दिया कि भैया इतना हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करने वाले हो। क्या हमारे इंडिया में कोई MSME है या कोई बड़ी कंपनी है, क्या वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? तो इसके लिए उन्होंने लिस्ट निकाल दिया। अब इस लिस्ट को क्या कहा जाएगा कि भैया यह नेगेटिव लिस्ट है, किसके लिए, इंपोर्ट करने के लिए। तो इसको पहले नील कहा जाता था, अब कहा जाता है पील कहा जाता है। ठीक है, दूसरा, इट इज एम एट इम्पोर्टेंट सब्सटीट्यूशन ऑफ डिफेंस आइटम इक्विपमेंट। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले हम क्या करते थे, इन सारे आइटम को इंपोर्ट करते थे, अब हम इन 100 आइटम को छोड़ के बाकी का इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इतना तो हम कहाँ से, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ही करवाएंगे। तो दूसरा सेंटेंस भी हमारा सही है। तीसरा, आइटम्स इन PIL कैन ओनली बी प्रोड्यूस फ्रॉम डोमेस्टिक डिफेंस PSU। अब देखिए यहाँ पे डिफेंस PSU मतलब क्या हुआ कि आपके जो HL हो गया, BDL हो गया, ठीक है, तो इन सारी गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा ही आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। नहीं, ऐसा कोई चीज़ कंपलसरी नहीं है। हम L&T के पास से भी हम प्रोक्योर करवा सकते हैं, हम रिलायंस के पास से भी प्रोक्योर करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ यह PSU हो, इसीलिए अगर आप यहाँ पे ओनली लिखते हो तो यह सेंटेंस गलत होता है। तो चलिए, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, हमें पूछा है इनकरेक्ट, तो हमारा आंसर आ जाएगा ओनली A, यानी कि ऑप्शन A। ठीक है, चलिए कि क्या हुआ है, तो अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 98 आइटम का लिस्ट निकाला है और यह कैसा लिस्ट है, यह 5th टाइम लिस्ट है, इसको कहा जाता है पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। ठीक है, और इसमें क्या किया जाएगा, इसको हमने रिलीज किया हुआ है हमारे नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के लिए कि जो एक्सक्लूसिव इसका सोर्स है यह होगा कहाँ पे, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के पास से। इतना आइटम हम इंपोर्ट करेंगे नहीं। ठीक है, और इसीलिए हम डोमेस्टिक में प्राइवेट सेक्टर और साथ साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी इसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और हमारे देश में मेक इन इंडिया को प्रमोट करेंगे। ठीक है, साथ में याद रखना अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने स्वावलंबन 2.0 भी लॉन्च किया हुआ है और यह स्वावलंबन 2.0 जो है उसका नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है, जो कि क्या करता है, इंडियन नेवी को अपडेट कर रहा है, किसके लिए, इंडिजिनाइजेशन रोड मैप के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम जितना ज़्यादा बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो उतने ही इक्विपमेंट के लिए हम दूसरे देश के ऊपर भरोसे पे रहेंगे।
ठीक है। और जब तक अगर हमने कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी तो वो देश ने हमने देने से मना कर दिया तो हम क्या करेंगे। इसीलिए हमारा ऐसा रोड मैप है कि भैया हो सके उतना घर में ही खाना खाया जाए, बाहर वाले के पिज़्ज़ा खाने से अच्छा है घर की रोटियां खाई जाए, ठीक है। धीरे धीरे रोटी भी हमारी पिज़्ज़ा से बहुत आगे निकल जाएगी। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए CAG का रिगार्डिंग बात कही है। क्या लिखा है, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय आर्टिकल 324। केग इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड कैन बी रिमूव फ्रॉम ओनली इन द मैनर ऑफ जज, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाते हैं उसी के रिगार्डिंग हम केग को भी हटा सकते हैं और उसकी रिक्रूटमेंट, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तीसरा, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार ऑन रीअपॉइंटिंग केग टू एनी फर्दर ऑफिस आफ्टर द एंड ऑफ देयर टेन्योर, मतलब कि इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। अब यह MCQ क्यों पूछा है, क्योंकि अभी क्या हुआ है, जो G20 है, ये G20 के जो ऑडिटर्स है उन ऑडिटर्स की मीटिंग हुई है, ठीक है। तो इन ऑडिटर्स की मीटिंग में इंडिया की ओर से किन्होंने भाग लिया होगा, इंडिया के हाईएस्ट ऑडिटर यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने। तो उसके रिगार्डिंग हमने बात किया है। अब उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि भैया ऑडिट में जो आप AI का इस्तेमाल कर रहे हो ना वो कीजिए, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाइए, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग हमने केग में से सवाल बनाया है। हालांकि पहला सेंटेंस हमारा गलत है, क्योंकि यह आर्टिकल क्या आएगा 324, नहीं भैया, यह तो आएगा हमारे इलेक्शन कमीशन के लिए। आर्टिकल आएगा यहाँ पे 148 आएगा, याद रखिएगा, केग यानी कि आर्टिकल 148। दूसरा सही है, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और अगर उनको हटाना है तो जज की तरह, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से बिल पास करना पड़ेगा। तीसरा सेंटेंस भी सही है, उसका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। चलिए बताइए अभी के करंट में हमारे केग कौन है, और याद रखना यह जो केग है यह पूरे वर्ल्ड लेवल में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों अच्छा काम कर रहे हैं वो भी बताइएगा, ठीक है। करंट में केग है कौन, दूसरा उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे केग के तौर पे भी काफ़ी ज़्यादा नामना कमाया हुआ है, तो बता दीजिएगा। यहाँ पे हम देख लिया जाए सेंटेंस, तो हाउ मेनी सेंटेंस आर करेक्ट, तो भैया सिर्फ 2, यानी कि ऑप्शन B 2 ओनली इज द राइट आंसर। देखिए सुप्रीम ऑडिटर ऑफ इंस्टीट्यूशन G20 ने अभी कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने क्या कहा है कि भैया जो AI है उसके रिलेटेड हम कुछ फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। अब देखिए जो किए गए हमारे करंट में, देखिए आपका पहला आंसर मिल गया, कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, जिन्होंने क्या किया था, चेयर किया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया है कि इस मीटिंग में वार्न किया है कि भैया हमारा डिपेंडेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको कम किया जाए, क्योंकि उससे हमें कैसा रिजल्ट मिल सकता है, इनएक्यूरेट फाइंडिंग्स मिल सकता है, ठीक है। तो यह चीज़ आपको याद रखनी है। कभी भी अगर आप ऐसे भी लिखोगे तो उस ऐसे में भी आप ऐसा बोलोगे कि G20 के ऑडिटर्स की मीटिंग में उन्होंने ऑडिटर्स के द्वारा ऑडिटर्स फील्ड में AI को थ्रेट बताया हुआ है, तो ये आपके वैल्यू एडिशन में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए केग का देख लेते हैं। तो आर्टिकल 148 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करते हैं, जज के जैसा उनको हटा सकते हैं। चलिए ये थे हमारे आज के MCQ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।